आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दिल में हो तुम। बिजनेस आइकॉन माने जाने वाले युवराज सिंह राठौर आज ना जाने क्यों बहुत अधिक भड़के हुए थे। हर परेशानी का बड़े ही शांति से समाधान करने वाले युवराज आज आंखों में क्रोध लिए हर एक को घूर रहे थे। मानो समस्या कुछ ज़्यादा ही परेशान करने वाली थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो समस्या सुलझ ही नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ संजय माहेश्वरी अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हुए बोले, सर, आप समझ रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट कितना बड़ा है। कंपटीशन में यदि हमारा नाम आ जाता है तो हमारे बिजनेस को नई ऊंचाइयां मिल जाएंगी। वो ऊंचाइयां जिसके लिए आप सदैव बेकरार रहते हैं। आज हमारी कंपनी को इतना बड़ा ऑफर मिल रहा है तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं। सभी संजय माहेश्वरी की कही गई इन बातों से सहमत थे। सभी पुरजोर कोशिश करने लगे कि युवराज इस प्रोजेक्ट में अपनी मंजूरी दे दे। इस प्रोजेक्ट के लिए सभी को पता था कि युवराज ने कितनी मेहनत की थी। सभी चाहते थे कि जब ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए भी अप्रूव्ड हो चुका है तो फिर प्रोजेक्ट की आगे कार्रवाई के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। इन सबसे अलग युवराज की अपनी अलग ही चिंता थी। प्रोजेक्ट मिलने से पहले युवराज को इस प्रोजेक्ट के कंडीशन की जानकारी नहीं थी, परंतु अब जब इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट युवराज ने पढ़े हैं तो वो कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे जारी रख सकता है। जब सभी की निगाहें युवराज से प्रश्न जवाब करने लगी तो आखिरकार ना चाहते हुए भी युवराज ने मीटिंग समाप्त करते हुए कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल ऑफिस आकर बात करते हैं, कहकर वो उठकर चला गया। शायद कंपनी के बाकी लोगों की नज़रों का वो सामना न कर पाए, ऐसा सोचते हुए उसने ऐसा कदम उठाया। वहीं युवराज मीटिंग से उठकर अपने कैबिन में आकर सर झुकाकर बैठा हुआ था। आज उसे अपनी किस्मत पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। इतना अच्छा प्रोजेक्ट पर चाहते हुए भी इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकता था वो। उधर संजय माहेश्वरी को युवराज द्वारा यकायक मीटिंग को निरस्त किए जाने पर चिंता सताने लगी। संजय युवराज के दाहिने हाथ माने जाते थे। कंपनी की उन्नति में, कंपनी को आगे बढ़ाने में जितनी मेहनत युवराज की थी उतना ही हाथ संजय का भी था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। युवराज द्वारा आज इस मीटिंग को समाप्त कर देना संजय को अखर रहा था। सभी का चिंतित होना लाजमी था। इस प्रोजेक्ट के लिए युवराज ने कितनी दौड़ धूप की थी। दिन रात एक कर युवराज ने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया था। वही आज प्रोजेक्ट मिलने की खुशी युवराज के मुख पर जरा भी आभाषित नहीं हो रही थी। सभी का चकित होना लाजमी था। संजय भी इस बात से अनजान था कि यकायक युवराज को क्या हो गया है, क्यों इतनी बड़ी खुशी में युवराज शामिल नहीं है। इधर मीटिंग को निरस्त कर युवराज अपने कैबिन में सर झुकाए अतीत की ना जाने किन गमगीन राहों पर बढ़ता जा रहा था। स्थिति को सहन कर पाना संजय के लिए अब असहनीय था। वो युवराज के कैबिन में आया। उसने देखा युवराज सर झुकाए बैठा है। ऐसी क्या परेशानी है, ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है युवराज कि तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट से दरकिनार कर रहे हो। शायद ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे हाथ ना लग पाए। युवराज ने सर उठाते हुए कहा, युवराज, तुम कब से शायद के चक्कर में पड़ चुके हो। तुम तो वो हो जो पत्थर से भी पानी निकाल दे। तो फिर आज ऐसा क्या वाकया तुम्हारे मुख पर शोभा नहीं देता। संजय वहीं सामने रखे सोफे पर बैठते हुए बोला, मुझे लगता है बात कुछ और है जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। युवराज, परिस्थितियों से भागने पर समस्याएं और उलझ जाती हैं, तुम्हारा ही कहना है ना। तो फिर आज। संजय, मैं परिस्थितियों से भाग नहीं रहा, कहते हुए युवराज शून्य की तरफ देखने लगा। इस प्रोजेक्ट में लिखे गए कॉन्ट्रैक्ट को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। युवराज कहता हुआ खड़ा हो गया और संजय के बहुत नज़दीक आकर बोला, संजय, मुझे पता है आप सभी की मेहनत पर यकायक ही मैंने पानी फेर दिया। पहेलियाँ मत बुझाओ युवराज, बात को साफ साफ कहो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तुम्हारी ही बातें दोहराता हुआ कह रहा हूँ। तुम ही कहा करते थे ना, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। तो फिर तुम ये निराशा की चादर ओढ़े क्यों यहाँ अपने कैबिन में बैठे हो। ऑफिस के सभी लोग इस प्रोजेक्ट के अप्रूव होने पर बेहद खुश हैं। ये तुम्हें भी पता है
और इस प्रोजेक्ट के पास होने पर तुम्हारी खुशियाँ भी हम लोगों से छुपी हुई नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? अप्रूव्ड फाइल संजय के हाथों में देते हुए युवराज थम से चेयर पर बैठ गया। बोला, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए असंभव है। संजय वहीं सोफे पर बैठा बैठा प्रोजेक्ट में लिखे गए कंडीशन को पढ़ने लगा। सारे टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद फाइल बंद करता हुआ संजय बोला, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। युवराज संजय की तरफ देखता हुआ बोला, तुम्हें खुद भी पता है ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ नहीं लग सकता। वैसे भी इस प्रोजेक्ट के लिए 5-6 कंपनियां पहले से ही तैयार हैं। वो इस टर्म और कंडीशन पर खरे उतरेंगे। इससे पहले कि हमारी सारी मेहनत यूं ही बेकार हो जाए, समय की मांग को देखते हुए हमें हाथ पीछे खींच लेना ही सही लग रहा है। अगर प्रोजेक्ट में इतनी सारी पेचीदगियाँ आएंगी मुझे पहले मालूम होता तो मैं इस प्रोजेक्ट में हाथ ही नहीं डालता। तुम विश्वास नहीं करोगे संजय, मेरी खुद की भी आशा बन चुकी थी, पर प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही जब ये सब पता चल गया तो मैं हमारे वर्कर्स को धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस प्रोजेक्ट के साथ इतना दिली लगाव लगाए रखे। हमारे सारे सहकर्मियों की आशा मैं यूं ही उनकी मेहनत के बाद बर्बाद करना नहीं चाहता। इससे अच्छा है पहले ही दिलो दिमाग से इस प्रोजेक्ट का नशा उतार दिया जाए तो ही ठीक रहेगा। कम से कम वो लोग अपने मन में इस प्रोजेक्ट को लेकर भ्रम पाले हुए तो नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। संजय में आई निराशा उसके कहे गए शब्दों से साफ झलक रही थी। पर यह बात जाकर तुम्हें खुद स्टाफ से कहनी होगी। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उनके सामने जाकर उनका सामना कर सकूं। हिम्मत तो मेरी भी नहीं संजय, पर सामना तो करना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारा स्टाफ किसी भी धोखे में रहे। मैंने अपने स्टाफ के साथ सदैव पारदर्शिता निभाई है और आज भी निभा रहा हूँ और सदैव निभाता रहूँगा। मेरा स्टाफ मेरे लिए मेरा दोस्त और मेरा सहारा है। जीवन में मैंने सदैव आगे बढ़ना सीखा है, पर किसी को कुचलकर नहीं, सभी को साथ लेते हुए। मैं आशा करता हूँ मेरा स्टाफ भी इस बात को समझने की कोशिश करेगा। उत्सुकता सभी के दिलों में खलबली मचा रही थी, ये सुनने के लिए कि इस प्रोजेक्ट का काम कब से शुरू किया जाए। मैंने कंपनी में कोई भी बात सीक्रेट नहीं रखी। आज इस प्रोजेक्ट के लिए भी मेरी यही मंशा है। आप सबके सामने मैं बड़े ही दुख से कह रहा हूँ कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर, इस प्रोजेक्ट से हमारी आशाएं जुड़ी हुई हैं। आप हमारी आशाओं को ना तोड़ें। हम सभी को पता है ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना मुनाफा लेकर आएगा। निधि ने कहा। हाँ सर, निधि बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोगों ने कितनी ही रातें इस आशा में गुजारी हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिले। हम लोगों ने अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन इस प्रोजेक्ट में बनाने में लगा दी ताकि हमारी कंपनी से जाने वाला प्रोजेक्ट नंबर 1 रहे। आज उसका परिणाम हमारे सामने है। ऐसे समय में सर प्लीज़ आप हमें मायूस ना कीजिए। मिसेस भाटिया, हम आपकी बात सराखों पर रखते हुए कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। हम नहीं चाहते कि अंतिम समय में जाकर प्रोजेक्ट के रिजेक्ट होने की खबर हमें मिले। इससे पहले ही क्यों न हम अपने कदम पीछे की तरफ खिसका लें। युवराज ने अपनी बात समझाते हुए कहा। ना जाने ऐसे कितने ही और प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए आ सकते हैं। हमें उन पर काम करना होगा। आप सभी मायूस मत होइए। मुझे आशा है इस तरह के और भी प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए आते रहेंगे। ये भी तो हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए था ही नहीं। पर यह तो सरासर बेईमानी है ना सर। श्रद्धा ने आगे आते हुए थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। आप हमसे वादा कर चुके हैं। आप जब इस प्रोजेक्ट भी सबमिट हो चुका है, हमें अप्रूवल भी मिल चुका है, तब आप हमारे मन की सारी आशाओं को तोड़ते हुए हमें यूं ही बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी सर, पर मुझे इसका कारण जानना है। किन कारण से आप हमारी आशाओं की तिलांजलि देने को व्याकुल हैं? ये तो हमारे भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। चाहे जो सहन करना हो करें, पर मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरी मीटिंग ओवर हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ, कहते हुए युवराज उठकर जाने लगे। सर, आप इस तरह मुंह मोड़ कर नहीं जा सकते। बिना जवाब दिए मैं आपको जाने नहीं दूंगी। कहते हुए जल्दी से उठकर उसने हॉल का दरवाज़ा बंद कर दिया। सभी अचंभित होकर श्रद्धा को देखने लगे, किंतु श्रद्धा थी कि मानने को ही तैयार नहीं थी। सर, बिना जवाब दिए तो मैं आपको इस हॉल से जाने नहीं दूंगी।
जवाब तो आपको देना ही होगा, कहकर श्रद्धा युवराज के बिल्कुल सामने आ पहुंच गई। मैं तुम्हें जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। बस इतना समझ लो कि इस प्रोजेक्ट का काम हमारी कंपनी के लिए संभव नहीं। क्या इतना ही जान लेना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं रहेगा? युवराज ने श्रद्धा की आंखों में देखते हुए कहा। श्रद्धा के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही युवराज ने हॉल का दरवाज़ा खोला और बड़े ही तेज़ी से अपने कैबिन में जाकर सर नीचे किए हुए अपने चेयर पर बैठ गए। अपने आप को इतना कमज़ोर युवराज को पहली बार महसूस हो रहा था। कंपनी में कितने ही प्रोजेक्ट आए और कितने ही प्रोजेक्ट गए, पर किसी भी प्रोजेक्ट की वजह से वो अंदर तक इतना आहत कभी नहीं हुआ था। किसी और प्रोजेक्ट के रिजेक्ट होने पर युवराज को इतना दुख नहीं हुआ था जितना आज हुआ। वहीं श्रद्धा भी युवराज के पीछे पीछे उसके कैबिन तक आ पहुंची। कैबिन खोला और मैं आई कम इन सर कहते हुए कैबिन के अंदर जा पहुंची। सर, इतना जानना मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा जितना आप बता कर आए हैं। आप किसी और के मुंह में लॉलीपॉप पकड़ा सकती हैं, पर मेरे नहीं। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। इस प्रोजेक्ट से मेरा भविष्य जुड़ा है। ऐसे ही इस प्रोजेक्ट की यादें मैं अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकती। इस प्रोजेक्ट की वजह से युवराज खुद ही छला गया सा प्रतीत हो रहा था। क्या नहीं था इस प्रोजेक्ट में प्रतिष्ठा, नाम, रुपया पैसा, आसमान की ऊंचाइयां, सब कुछ। इस प्रोजेक्ट की बदौलत उनकी कंपनी का नाम टॉप 3 कंपनी में आने वाला था, जिसकी वजह से उसके स्टाफ को भी फ़ायदा होना था। पर सब यूं ही बेकार हो गया। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा भी इस प्रोजेक्ट से युवराज के द्वारा हाथ खींच लेने पर हैरान, परेशान और दुखी थी। जैसे भी हो, उसे तो जानना ही था कि आखिर माजरा क्या है। ऐसी कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से युवराज सर ने इतना बड़ा कदम उठाया। श्रद्धा बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी। अपना काम हमेशा उसका समय पर रहता था। कंपनी उसके आत्मविश्वास और लगन की सदैव कायल रही है। साथ ही श्रद्धा अपने हक के लिए किसी से भी लड़ जाती थी। ये बात भी सभी बखूबी जानते थे। युवराज और श्रद्धा दोनों की हालत देखकर संजय ने बीच बचाव करने का रास्ता अख्तियार किया। वो श्रद्धा को सांत्वना देते हुए बोले, श्रद्धा, थोड़ा समय दो, जिससे सारी बातें तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगी। पर श्रद्धा को तो आज ही सब कुछ जानना था। वो ऐसे कैसे जा सकती थी? उसे पता था कि इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे करने पर युवराज सर की कंपनी 10 साल पीछे हो जाएगी। ना तो स्वयं के लिए, ना ही कंपनी के लिए वो इस बात को मानने को तैयार थी। श्रद्धा का हाथ पकड़कर संजय उसे कैबिन से बाहर लेकर आए और उसे समझाते हुए बोले, श्रद्धा, समझने की कोशिश करो। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि युवराज भी इस प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी परेशान है। जानबूझकर उसे और परेशान मत करो। सर, आपको नहीं पता कि इस प्रोजेक्ट के निरस्त करने पर मेरा बहुत नुकसान होगा। श्रद्धा, मुझे पता है जो तुम कहना चाहती हो, पर मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, युवराज भी मजबूर है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। तुम समझने की कोशिश करो। तुम एक समझदार लड़की हो, फिर भी इस तरह का बर्ताव कर रही हो। श्रद्धा शांत हो गई। शायद समझने की कोशिश कर रही थी। रुककर थोड़ी संभलती हुई बोली, क्या मैं जान सकती हूँ ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से सर ने इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया। संजय युवराज के कैबिन में गए और वहाँ से प्रोजेक्ट की फाइल लेकर कैबिन से बाहर आए। श्रद्धा के हाथ में फाइल पकड़ाते हुए बोले, लो, तुम खुद ही पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा। फाइल में लिखे एक एक निर्देश को वो बड़े ही ध्यान से पढ़ रही थी। एक बार में पढ़ लेने के बाद उसे निर्देशों में ऐसा कुछ खास नहीं मिला। बोली, सर, मुझे तो इससे कुछ खास नहीं मिला। श्रद्धा, एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ो। तीसरे नंबर के पॉइंट पर संजय ने हाथ से इशारा करते हुए बोला, इसे पढ़ो। श्रद्धा ने पढ़ा और संजय की तरफ देखती हुई बोली, इसमें कौन सी बड़ी खास बात है? तुम समझ नहीं रही हो श्रद्धा, युवराज के लिए ये बहुत खास है। संजय ने श्रद्धा को समझाते हुए कहा, क्या खास है? मैं जाकर युवराज सर से पूछती हूँ, कहकर फाइल लेकर दंदनाती हुई कैबिन के अंदर घुस गई। वो ऑफिस में सदैव माँ दुर्गा का रूप धारण किए हुए रहती थी, पर आज तो चंडी बनी हुई थी। उसे शांत करना शायद संजय के बूते की बात नहीं रही। इस तरह से फाइल लेकर श्रद्धा यकायक कैबिन के अंदर चली जाएगी, संजय ने ऐसा सोचा भी नहीं था। जब तक वो संभल पाता तब तक श्रद्धा जाकर युवराज के सामने खड़ी हो चुकी थी। श्रद्धा का इस तरह से बर्ताव युवराज के लिए परेशानी का सबब न बन जाए, संजय यही सोचे जा रहा था।
सर, इस छोटी सी बात के लिए आपने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए। क्या परेशानी है सर इस प्रोजेक्ट के टर्म्स और कंडीशंस में? एक छोटी सी बात को आपने इतना बड़ा हवा बना दिया। कंपनी के उत्थान में साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट हमारे लिए भी खुशियों की एक नई सौगात लेकर आई थी, पर आपके बिना किसी प्रयास के, बिना कुछ सोचे समझे यूं ही अकेले ही इस प्रोजेक्ट से अपनी कंपनी का नाम हटा देने का मन बना लिया। सर, मेरा कहना ये है कि मैं कंपनी के स्टाफ की तरफ से आपसे अर्जी लगाती हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट से कंपनी का नाम ना हटाएं। टर्म और कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आप हमें हमारी खुशियों से वंचित रखें। श्रद्धा धर 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 अपनी बातें कही जा रही थी। इस प्रोजेक्ट के लिए किसी को भी मेरी पत्नी बनना होगा। युवराज सिंह राठौर क्रोध में बोल पड़े। बिना सोचे समझे तुम यूं ही बकवास किए जा रही हो। क्या पता है तुम्हें मेरे बारे में, मेरे जीवन के बारे में? किसे नहीं पसंद कि उसकी कंपनी आसमान का सितारा बने? फिर भी इतनी बड़ी खुशियों को तिलांजलि देते हुए क्या मुझे अच्छा लग रहा है? क्या समझ रखा है तुमने इस कंपनी के लिए? सिर्फ तुम ही चिंता हो, मुझे नहीं। अपने आप को बहुत बड़ा हितैषी समझती हो कंपनी का। मैं तब से देखे जा रहा हूँ, बिना सोचे समझे बोले जा रही हो। कहते हुए युवराज ने अपना हाथ जोर से टेबल के ऊपर दे मारा, मानो अपने गुस्से का इजहार वो इस तरह से कर रहा हो। इसी के साथ युवराज अपने कैबिन को छोड़कर ऑफिस से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर चला गया। श्रद्धा सोच रही थी कि उसने ऐसा क्या कह दिया जो युवराज सर पर इतना बरस पड़े। वो मन ही मन कहने लगी कि युवराज सर ऐसा भी कह रहे थे कि किसी को उनकी पत्नी बनना होगा, लेकिन क्यों? वो तो शादीशुदा हैं। युवराज सर का क्रोधित होना और पांव पटकते हुए चले जाने से अभी भी ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ था। श्रद्धा ने संजय से कहा, मैं ऐसा क्या कह दिया मैंने कि युवराज सर भड़क उठे? मेरा उद्देश्य उनको दुखी करना नहीं था। प्रोजेक्ट को छोड़ देने के बाद, पता चलने के बाद से ही मेरा मन भी कुछ विरक्त सा हो रहा था। इस प्रोजेक्ट के हाथ से निकल जाने पर हमारी कंपनी को और साथ ही हम लोगों को बहुत नुकसान होगा। इसी बात से मैं परेशान थी बस। हमें भी इस बात का एहसास है, पर क्या? परेशानी कहाँ है सर? टर्म्स ऑफ कंडीशंस तो मैंने भी पढ़ कर देखी है, पर तुमने वो नहीं पढ़ा जिसकी वजह से युवराज परेशान है। संजय ने गंभीरता से कहा। वो क्या है सर? ऐसा क्या है जिसकी वजह से युवराज सर परेशान है? आप साफ साफ बताइए, पहले न बुझाइए। युवराज सर की पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा है। इसी बात की वजह से वो प्रोजेक्ट को वापस लेना चाहते हैं। श्रद्धा हंसती हुई बोली, बस इतनी सी बात? ये तो कोई बात नहीं हुई। श्रद्धा, ये कोई इतनी सी बात नहीं है सर, ये बहुत छोटी बात है। युवराज सर से कहिए कि वो अपनी पत्नी को नोटिस भेजें, या तो उनकी पत्नी उनके साथ रहे या क्या? संजय ने हैरानी से कहा। उन्हें कारण बताओ, नोटिस भेजें। वो अगर मायके में रह रही हैं या 6 महीने से युवराज सर और उनकी पत्नी अलग रह रहे हैं तो केस युवराज सर के फेवर में आएगा। पर तुम्हें कैसे पता? सर, मैंने वकालत करते करते छोड़ दी थी। पर क्यों? सब पापा का एक्सीडेंट, उसने ये बात अधूरी छोड़ दी। नहीं तो युवराज सर अपनी पत्नी द्वारा उठाए गए मामले को निरस्त कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि मैं अपनी पत्नी को कोर्ट तक घसीटूंगा। रही बात पत्नी की, तो जैसा कि युवराज सर ने कहा कि किसी को भी उनकी पत्नी बनना होगा, इसके लिए तो कोई भी राज़ी हो सकता है। श्रद्धा ने संजय की तरफ देखते हुए कहा, हमारी कंपनी का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ये, इसके लिए युवराज सर को आगे आकर प्रयास करना होगा। वो एक छोटी सी बात पर इतने बड़े प्रोजेक्ट से दरकिनार नहीं कर सकते। माना प्रॉब्लम उनकी पर्सनल है, पर उनके पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उनका स्टाफ भी प्रभावित हो रहा है, खासकर मैं। हमें इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देना चाहिए। श्रद्धा ने जोश के साथ कहा, मैं तो इस प्रोग्राम पर काम करने के लिए कितने दिनों से उत्साहित हूँ। ऐसा कीजिए, आप युवराज सर को फ़ोन पर बताइए कि हमें इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देना चाहिए। संजय ने कहा, श्रद्धा तुम एक बार दोबारा सोच लो। सर, सोच लिया मैंने। आप युवराज सर को फ़ोन पर बताइए कि हमें इस प्रोजेक्ट पर जितने जल्दी हो सके काम शुरू कर देना चाहिए। डरते हुए संजय ने युवराज को फ़ोन लगाया। हेलो, बोलो संजय, क्या बात है? सर, आप बुरा मत मानिए, पर यदि आप इस समय ऑफिस आ सकते हैं तो अच्छा होता। कुछ काम था, संजय धीरे धीरे कहा। श्रद्धा के जोर देने पर उसने युवराज को बुला तो लिया, पर उसका मन अभी भी घबरा रहा था।
वो सोच रहा था कि युवराज के आने के बाद स्थिति पता नहीं क्या होगी। मन में डर भी था। लगभग 10 मिनट में ही युवराज ऑफिस में था। अभी भी ऑफिस का पूरा स्टाफ वहीं मौजूद था। स्टाफ को देखते ही युवराज ने पूछा, क्या बात है, आप लोग गए नहीं? पर लोगों को बता दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो सकता, फिर भी आप लोग अभी तक ऑफिस में रुके हुए हैं, कोई ख़ास बात? संजय को शांत देखकर श्रद्धा बोली, सर, हमें इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। हम इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, चाहे कुछ भी हो। श्रद्धा के ऐसा कहते युवराज का पारा आसमान पर चढ़ गया। गुस्से में युवराज बोला, बार बार तुमसे कहा जा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम क्या जताना चाह रही हो? इस कंपनी की सारी चिंताएं सिर्फ तुम्हें हैं, बाकी का सारा स्टाफ घास खाता है, उन्हें कंपनी के लिए ज़रा भी चिंता नहीं। एक ही बात को दोहरा दोहरा कर हम लोगों का सर खा चुकी हो। कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस पसंद नहीं तो छोड़ कर जा सकती हो, लेकिन प्लीज़ भगवान के लिए हमारा सर मत खाओ। युवराज ने दोनों हाथों को जोड़ते हुए श्रद्धा से कहा, बहुत हो चुका संजय, इस लड़की से मैं परेशान हो गया हूँ। हर जगह अपने टांग फंसाने के लिए आगे आ जाती है। या तो इसे कंपनी से निकालो या शायद मैं पागल हो जाऊँगा। पर सर, आप मेरी बात तो सुनिए, हर समस्या का हल निकल सकता है अगर हम थोड़ा सोचें। नहीं सोचना मुझे कुछ भी, तुम तो माफ़ ही करो मुझे। अब तुम्हारे पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिस छड़ी को घुमाते ही हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? जिस बात को हम 10 दिनों में भुला देना चाहते हैं, तुम क्यों उस बात को ना भूलने के लिए मजबूर कर रही हो? क्यों हमारे घाव पर नमक मिर्च लगाकर उसे और बढ़ाने की कोशिश कर रही हो? ऐसा नहीं है सर, अगर आप थोड़ा सोच कर देखेंगे तो हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगे। श्रद्धा ने दीन भाव से कहा, आप सोच कर देखिए, ये इतना कठिन भी नहीं। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मुझे एक पत्नी चाहिए होगी, कहाँ से लाऊंगा मैं उसे? युवराज ने चिल्लाते हुए कहा, पत्नी कहीं बाजार में मिलती है जो मैं उसे ले आऊँगा? तुम बनोगी मेरी पत्नी, बढ़ाओगे इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ आगे? कहना बहुत आसान है श्रद्धा, लेकिन जब अपने ऊपर आती है ना, तब पता चलता है। युवराज के ऐसा कहते ही ऑफिस का पूरा स्टाफ सन्न रह गया। वहीं दूसरी तरफ गुस्से में युवराज ने कह तो दिया, पर कहते ही एकदम से सोचने लगा कि उसने गुस्से में क्या कह दिया। उसका ऐसा कहना ठीक नहीं था। युवराज सोच रहा था, पर मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। किया भी क्या जा सकता था? युवराज ने देखा पूरा स्टाफ उसी की तरफ आंखें फाड़ी देख रहा था। देखता भी क्यों नहीं, उसने देखने वाली बात ही तो कही थी। जो ही युवराज को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो सॉरी कहता हुआ बाहर जाने लगा। अपने स्टाफ से खासकर श्रद्धा से नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत ना हुई। युवराज दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाया था कि पीछे से आवाज़ आई, रुको। युवराज ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो देखा श्रद्धा अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रुकने का संकेत दे रही थी। युवराज ने पीछे मुड़ते ही श्रद्धा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हूँ। कंपनी के लिए, हम सबकी खुशी के लिए मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। युवराज ने श्रद्धा के ऐसा कहते ही चौंकती हुई कहा, पागल हो गई हो क्या? दिमाग फिर गया है तुम्हारा? तुम समझ रही हो तुम क्या कह रही हो? सर, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है मैं क्या कह रही हूँ। अब जितनी जल्दी हो सके प्रोजेक्ट पर काम शुरू कीजिए। श्रद्धा? युवराज ने हैरानी से उसका नाम लिया। सर, आप कोई भी निर्णय लें उससे पहले मैं आपसे अलग से बात करना चाहती हूँ। आपको समझाना चाहती हूँ कि दरअसल मैं कहना क्या चाह रही हूँ, यदि आपकी इजाज़त हो तो। युवराज ने कहा, हाँ बिल्कुल। कहते हुए श्रद्धा और युवराज के कैबिन में आ गए। श्रद्धा बार बार युवराज से कह रही थी कि सर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आप इस प्रोजेक्ट के पॉजिटिव साइड को देखिए। कंपनी के स्टाफ की, खासकर मेरे इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ऐसा तो हमारी उम्मीदों को ना तोड़िए सर, प्लीज़। तुम समझ रही हो, हमें उस रिश्ते को निभाना होगा जो हम दोनों के बीच है ही नहीं। युवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई हो, पर आखिर क्यों? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही हम दोनों अलग हो जाएंगे। सिर्फ प्रोजेक्ट पास होने तक हम दोनों दुनिया की नज़रों में पति पत्नी बनकर रहेंगे। एक कमरे के अंदर हम दोनों अजनबी की तरह रहेंगे। श्रद्धा बोले जा रही थी और युवराज बड़ी बड़ी आंखें किए हुए श्रद्धा की तरफ देखते हुए श्रद्धा की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। मतलब?
मतलब ये कि सिर्फ आपके और मेरे अलावा किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हम दोनों सिर्फ नाटक कर रहे हैं, यहाँ तक कि संजय माहेश्वरी को भी नहीं। 2-3 दिन बाद हम मंदिर में जाकर विवाह कर लेंगे। इसके पश्चात कानूनी रूप से हम दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। साथ ही आपको मेरे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। आपको मुझे लिख कर देना होगा कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए हम दोनों पति पत्नी बने हैं। प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, हम दोनों का संबंध खत्म हुआ। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ये मुझे मंजूर है। युवराज ने भी दृढ़ता से कहा। मैं भी नहीं चाहता कि तुम इस प्रोजेक्ट की खातिर अपनी ज़िंदगी तबाह कर लो, लेकिन ये होगा कैसे? मेरा मतलब है सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए हम दोनों पति पत्नी बन रहे हैं, ये बात हम सबके सामने जाहिर कैसे करेंगे? ये बाकी का स्टाफ इस प्रोजेक्ट को स्वीकार कर पाएगा? हम दोनों से सूझबूझ से कुछ ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे जिसके तहत आपको मजबूर होना पड़ेगा कि आप मुझे अपनी पत्नी बनाएं। लेकिन अभी के लिए आपको बाहर जाकर कहना पड़ेगा कि मैं श्रद्धा की बात मानने को तैयार नहीं हूँ, हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। कहते हुए आपको सभी के सामने दिखाना होगा कि हमारे बीच किसी भी बात पर कोई सहमति नहीं हुई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहती हो। आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है सर, जैसा मैं कहती हूँ आप भी वैसा ही करते चलो। बाहर आते ही गुस्से में युवराज ने संजय से कहा, संजय इस लड़की को समझा दो वरना ठीक ना होगा। इस प्रोजेक्ट पर हम काम नहीं कर सकते, इससे पहले भी मैंने कह दिया है, आज अभी दोबारा कह रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट पर दोबारा बात नहीं होनी चाहिए। कहता हुआ युवराज ऑफिस से बाहर निकल गया। पूरा स्टाफ मौन खड़ा देखता रह गया। श्रद्धा के द्वारा दिए जाने वाले प्रस्ताव से स्टाफ में आशा बंधी थी कि शायद ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है, पर जैसा सोचा था सब कुछ उल्टा ही लग रहा था। समय के बहाव के साथ सब कुछ धीरे धीरे सामान्य सा लगने लगा। 3-4 दिन बीते होंगे कि एक दिन युवराज के कैबिन के बाहर आकर श्रद्धा सुमन के सामने आकर रोने लगी। अरे क्या हुआ, तेरे कपड़े क्यों फटे हुए हैं? सुमन ने चौंकते हुए पूछा। श्रद्धा ने कुछ नहीं कहा, वो तो बस सुमन के कंधे पर सर रखकर रोए जा रही थी। अरे बोल तो सही, क्या हुआ, किसने किया तेरे साथ? चल पुलिस कंप्लेंट करवाते हैं। कहती हुई सुमन श्रद्धा का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। श्रद्धा बोली, नहीं जा सकते हम उसके विरुद्ध पुलिस में, बहुत बड़ी शख्सियत है वो। श्रद्धा और सुमन के बीच हो रही बातचीत के चलते स्टाफ के 2-3 सदस्य और इकट्ठा हो गए थे। सभी श्रद्धा की स्थिति देखकर कुछ स्थिति को समझ रहे थे। सभी बोले, इन सब के लिए जो भी जिम्मेदार है सज़ा तो उसको मिलेगी ही। श्रद्धा सिर्फ तुम नाम बताओ। सभी जोर देकर श्रद्धा से नाम पूछने लगे, पर श्रद्धा अपने चेहरे को हाथों में ढककर सिसकियां भर रही थी। मिसेस नंदा बोली, श्रद्धा तुम सिर्फ एक बार नाम बताओ, आज तुम्हारे साथ हुआ है कल किसी और के साथ हो सकता है। मिसेस नंदा, कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, श्रद्धा रोती हुई बोली। मिसेस नंदा ने श्रद्धा के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें उचित न्याय दिलवा कर रहूँगी, तुम सिर्फ उसका नाम बताओ। युवराज। बस इतना ही कह पाई और फिर फफक कर रोने लगी। मैं किसी को मुंह दिखाए लायक नहीं रही। युवराज सर ने मेरे साथ। सुमन क्रोध में भर उठी। युवराज सर ऐसा कर सकते हैं? श्रद्धा कंपनी के लिए सदैव ही जान से तत्पर रहती है, वह युवराज सर ने ऐसा घिनौना अपराध करने की हिम्मत कैसे की? श्रद्धा रोते हुए बोली, मैं जिंदा नहीं रह सकती, ऐसे में मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी माँ को? मैं जहर खा लूँगी। मिसेस नंदा ने कहा, श्रद्धा जब तुम्हारी गलती ही नहीं तो उसकी सज़ा तुम क्यों भुगतोगी? हम युवराज सर पर जोर देंगे, या तो वो तुम्हें मुआवजा देंगे या हम पुलिस कार्रवाई करेंगे। सभी श्रद्धा को लेकर युवराज के कैबिन के सामने जाकर खड़े हो गए। एक स्वर में कहने लगे कि श्रद्धा के साथ अन्याय हुआ है, या तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए या वो सभी पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जा रहे हैं। युवराज ने सभी को कैबिन के अंदर बुलाया और कहा कि मैं आप सभी के सामने श्रद्धा से माफ़ी मांगता हूँ, केस यहीं रफा दफा करो। मैं कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं चाहता। पर श्रद्धा मुआवजा लेना नहीं चाहती थी। उसका कहना था कि युवराज के ऐसा करने से वो किसी को मुंह दिखाए लायक नहीं रही। युवराज को उसे अपनाना होगा। ऐसा ही नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। युवराज ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम जितना चाहो मुआवजा ले सकती हो, पर शादी, ये सब बातें आपको पहले सोचनी चाहिए थी। सुमन ने गुस्से में कहा, अब तो जैसा श्रद्धा चाहती है वैसा ही होगा।
श्रद्धा के जोर देने पर युवराज को मंदिर में जाकर स्टाफ के सामने उससे शादी करनी पड़ी। एक दिन श्रद्धा ने स्टाफ मीटिंग में युवराज से कहा, युवराज सर, क्यों ना हम हमारे छोड़े गए प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करें। अब तो कानूनी तौर पर हम लोग पति पत्नी भी बन चुके हैं। कहते हुए स्टाफ की तरफ देखने लगी। सभी के चेहरे पर मौन स्वीकृति श्रद्धा ने साफ देखी थी। उसी से उत्साहित होकर, युवराज सर, हम कल से ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो। युवराज सर ने सर हिलाकर हाँ में सहमति जताई, पर सिर्फ इस प्रोजेक्ट में काम शुरू करने से ही ये प्रोजेक्ट हाथ नहीं लग पाएगा, बहुत मेहनत करनी होगी हमें इसमें। युवराज ने गंभीरता से कहा, पूरा स्टाफ इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार है। इसकी फाइनल डिटेल मैं और सुमन कल ही आपको बताते हैं। कहकर श्रद्धा वहाँ से चली गई। पूरा दफ्तर ही इस प्रोजेक्ट में जुटा हुआ था। ना सिर्फ दफ्तर में बल्कि स्टाफ का हर मेंबर घर पर भी इस प्रोजेक्ट को श्रेष्ठ बनाने के लिए जी जान से काम कर रहा था। प्रोजेक्ट पर फाइनल वर्क कंप्लीट कर श्रद्धा और सुमन ने फाइल युवराज सर को जमा करवाई। फाइल को देखते ही युवराज को लगा कि जितनी बारीकी से इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया है, सच में वाकई ये काबिले तारीफ है। युवराज ने बिना समय गंवाए प्रोजेक्ट सबमिट करवा दिया। उसे खुद को भी नहीं पता था कि चाहे कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो, बिना 3-4 चरणों की अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। प्रतियोगिताओं को कठिन प्रतिस्पर्धा से गुजरने हुए अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर दिखाना होगा। युवराज को भी अपने स्टाफ पर पूरा भरोसा था। साथ ही भरोसा था श्रद्धा पर, जो इस प्रोजेक्ट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी। श्रद्धा खुद इस प्रोजेक्ट को संभाल रही थी, साथ ही प्रोजेक्ट की हर छोटी बड़ी बातों को खास ध्यान रखती थी। न सिर्फ ऑफिस में बल्कि घर में भी युवराज ने उसकी लगन को देखा था। कई बार तो रात के 1-1:30 बजे तक उसने श्रद्धा को काम करते देखा था। पूरा स्टाफ जहाँ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, वहीं श्रद्धा इस प्रोजेक्ट में आने वाली छोटी छोटी खामियों पर नज़र रख रही थी। वो चाहती थी कि ऐसा कोई भी पॉइंट निवेशकों को ना मिले जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को निरस्त किया जा सके। वैसे भी इस प्रोजेक्ट से उसकी खुद की बहुत आशा बंधी थी। ऐसे कैसे वो इस प्रोजेक्ट को किसी भी छोटी सी गलती की वजह से अपने हाथ से जाने दे सकती थी। पूरा स्टाफ ध्यान से युवराज सर की बात सुन रहा था। युवराज सर कह रहे थे, आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा प्रोजेक्ट प्रथम चरण से निकलता हुआ द्वितीय चरण में पहुंच चुका है। सभी को हमारी बनाई हुई स्कीम बहुत अच्छी लगी। अब इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए हमें नोएडा जाना होगा। निवेशकों का कहना है कि वो इस प्रोजेक्ट को अप्रूव्ड करने के लिए दंपति जोड़ों को अपने सामने रखना चाहते हैं। दंपति जोड़ों की अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए कई फैसले लिए जाएंगे। मुझे श्रद्धा को नोएडा जाना होगा। मैं आशा करता हूँ इतने दिनों के लिए संजय कंपनी को बहुत अच्छे से संभालेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम सभी आपके श्रद्धा मैम के इस प्रोजेक्ट में सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना मांगते हैं। संजय ने युवराज को इस प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा, भगवान करे ये प्रोजेक्ट हमारी ही कंपनी को मिले। सारा स्टाफ युवराज सर और श्रद्धा को शुभकामनाएं दे रहा था। नोएडा पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि लगभग 2 दिनों के बाद ही प्रोजेक्ट पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। श्रद्धा ने कहा, सर, चाहे जैसे भी हो ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलना चाहिए। इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि मेरी हर छोटी से छोटी बात आपको पता हो। आप मुझे जानने की कोशिश कीजिए। हम लोगों को यहाँ बुलाने का उद्देश्य ही इनका ये है कि हमारे एक दूसरे के प्रति समझ निवेशक देखना चाहते हैं। तभी तो हम एक दूसरे की पसंद के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में अपना काम कर पाएंगे। युवराज को भी श्रद्धा की बात बिल्कुल सही लगी। हमारे पास 2 दिन का समय है सर। इन 2 दिनों में हम एक दूसरे को पूरी तरह से जानना होगा। चलिए आज हम पूरा होटल देख कर आते हैं। होटल में सब कुछ था। स्विमिंग पूल से लेकर सभी प्रकार का अरेंजमेंट अच्छे से किया हुआ था। चलिए टेरेस पर चलते हैं। टेरेस देखते हुए श्रद्धा ने कहा, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है सर। चूहों ने पेट में कूद कूद कर आतंक मचा रखा है। युवराज ने श्रद्धा की तरफ देखते हुए कहा, श्रद्धा, यहाँ सर बुलाओगे तो मेरा परिचय क्या दोगी? चलो बाहर चलकर तुम्हें गोलगप्पे खिलाता हूँ। बिल्कुल नहीं, बाहर का खाना, उस पर गोलगप्पे। तबीयत खराब होगी तो परेशानी आएगी। मैं बिस्किट लाई हूँ, होटल में चलकर बिस्किट खा लेते हैं। अचानक सीढ़ियों पर जल्दबाजी से उतरते हुए श्रद्धा का पैर फिसला और वो धड़ाम से गिर पड़ी। श्रद्धा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो खड़ी हो सके। पाँव पकड़कर वहीं बैठ गई। टप टप उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगे।
बस हार गई? युवराज ने श्रद्धा की तरफ देखते हुए कहा। चलो खड़ी हो जाओ, कमरे में कैसे जाओगी? जब तक खड़ी नहीं होगी चलना मुश्किल होगा ना। युवराज के बार बार कहने पर भी श्रद्धा से उठा नहीं जा रहा था। वैसे उसने उठने की कोशिश की पर पाँव में दबाव पड़ते ही वो हार कर बैठ जाती। युवराज को लग रहा था कि मूड सच में कुछ ज़्यादा ही है। वो श्रद्धा के नज़दीक आया और धीरे से श्रद्धा को अपनी गोद में उठा लिया। आहिस्ता से उसे अपनी गोद में उठाकर धीरे धीरे होटल के कमरे की तरफ बढ़ गया। युवराज ने श्रद्धा को बड़े ही आराम से बिस्तर पर लेटा दिया और उसके पाँव से उसके सैंडल उतारे। फर्स्ट एड बॉक्स कमरे में ढूंढने लगा। जल्दी से उसने गीज़र से गर्म पानी लिया और श्रद्धा के पाँव की सिकाई की। मूव की मालिश करने के बाद श्रद्धा के ब्रीफकेस में से बिस्किट निकाले और उसे खिलाकर कहा, कुछ देर के लिए आराम कर लो। खुद वहीं सामने सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा शायद दर्द की वजह से या थकावट की वजह से श्रद्धा सो गई थी। अरे 2 घंटे हो गए, मुझे संजय को बता देना चाहिए कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। वो लोग भी चिंता कर रहे होंगे। सोचते हुए युवराज ने संजय को फ़ोन मिलाया। यहाँ बात करने से हो सकता है श्रद्धा की नींद खुल जाए। सोचता हुआ युवराज कमरे से बाहर आया और संजय से बात करने लगा। बात करते हुए थोड़ा आगे निकला कि उसने देखा सभी अतिथियों के लिए खाने की व्यवस्थाएं हो गई थी। भूख तो उसे भी लगी थी। तभी वेटर ने आकर कहा, सर खाने का इंतज़ाम हो चुका है, आप खा लीजिए। युवराज ने खाना सर्व किया और खाने लगा। कई प्रतिभागी आ चुके थे और शायद कईयों का आना भी बाकी था। खाते हुए उसकी निगाहें अचानक मीरा पर पड़ी। मीरा मीरा यहाँ क्या कर रही है? युवराज हैरानी से उसकी तरफ देखता हुआ सोचने लगा। युवराज ने एक वेटर को बुलाकर पूछा, यहाँ पर आने वाले मेहमान के सभी प्रतियोगी हैं? वेटर जी सर कहकर अपने काम में लग गया। इससे पहले कि मीरा की उस पर नज़र पड़े वो चाहता था कि वहाँ से चला जाए। उसने जल्दी से अपना खाना फिनिश किया और श्रद्धा के लिए खाना लेकर कमरे में चला गया। श्रद्धा अभी भी सो रही थी। इस समय उसे परेशान करना ठीक नहीं सोचते हुए युवराज ने प्लेट भरकर खाना वहीं रख दिया। सोफे पर बैठकर प्रोजेक्ट फाइल को देखने लगा। दर्द के कारण अचानक श्रद्धा की कराह निकल गई। श्रद्धा उठकर बैठने की कोशिश करने लगी पर कोई फ़ायदा नहीं। युवराज ने कहा, लेटी रहो, मैं खाना ले आया हूँ, खिला दूँगा। कहता हुआ खाने की प्लेट श्रद्धा के सामने लेकर आया और वहीं चेयर पर बैठकर श्रद्धा को खिलाने लगा। एक कोर तोड़कर उसने श्रद्धा के मुंह में डाला। श्रद्धा के मुंह में एक कौर ही गया था कि उसने तुरंत पूछा, किसकी सब्ज़ी बनी है? युवराज ने कहा, पनीर की। पनीर की? बिल्कुल ना देना मुझे। श्रद्धा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? पनीर की सब्ज़ी तो सबको अच्छी लगती है, तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। युवराज ने कहा, मुझे बचपन में मैं बहुत अच्छी लगती थी पर अब नहीं अच्छी लगती। श्रद्धा ने जवाब दिया। ऐसा क्यों, कोई ख़ास कारण? श्रद्धा हंसती हुई बोली, अरे हाँ, बचपन में मेरी फ्रेंड रोज़ पनीर की सब्ज़ी लाती थी। कभी पनीर टिक्का, कभी पनीर भुर्जी, कभी पनीर की सब्ज़ी, तो कभी पनीर पकौड़े। उसे पनीर के अलावा कुछ पसंद ही नहीं था। वो अपना आधा लंच मुझे खिलाती थी। धीरे धीरे पनीर के प्रति मेरी चाहत कम होती चली गई और अब तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। युवराज ने कहा, तब तुम ही बताओ क्या पसंद है तुम्हें? प्लेट में दाल मखनी है, गट्टे की सब्ज़ी है, छोले हैं, रायता है, मिक्स वेज है। अब जल्दी से बताओ तुम किससे रोटियां खाना पसंद करोगी? मिक्स वेज के साथ और छोले भी खाने हैं, लास्ट में रायता भी पीऊँगी। एक सांस में श्रद्धा ने कह दिया। श्रद्धा को खाना खिलाकर युवराज उसे पेन किलर दवाइयाँ भी खिला दी। उसने श्रद्धा से कहा, मैंने तुम्हें पेन किलर खिला दी है ताकि मूंछ में आराम मिल सके। कहता हुआ युवराज भी सोने के लिए जाने लगा। मुझे वॉशरूम जाना है, पर कैसे जाऊं? श्रद्धा ने मासूमियत से कहा, महारानी धैर्य रखिएगा, बंदा आपको लेकर जाएगा, आप परेशान मत होइए। श्रद्धा के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही उसने उसे गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ लेकर गया। धीरे से उसने वॉशरूम के अंदर श्रद्धा को एक चेयर पर बैठाया और वापस बाहर आ गया। बाहर आकर उसने कहा, मैडम दरवाज़ा बंद मत कीजिएगा, वरना आपके लिए वॉशरूम के अंदर ये खटिया लगानी पड़ेगी। आप निश्चिंत रहिए, बंदा दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। कुछ टाइम बाद लैपटॉप के सामने बैठी श्रद्धा आगे की रूपरेखा बना रही थी। उसने देखा युवराज को ऐसी के कारण शायद ठंड लग रही है। श्रद्धा उठी और धीरे से वार्डरोब से कंबल निकालकर युवराज पर उड़ाने लगी। उसके पाँव का दर्द अब बहुत कम था।
उसने लैपटॉप में ही कुछ पॉइंट्स बना लिए थे जिसके तहत उसे आगे की कार्रवाई पूरी करनी थी। काम खत्म कर लैपटॉप को उसने बंद किया और अपने पाँव को फैलाकर धीरे धीरे कुछ एक्सरसाइज करने लगी। दवाइयाँ भी तो ले ली थी। उसने देखा युवराज का पूरा सामान बिखरा हुआ है। उसने धीरे धीरे युवराज का सामान समेटना शुरू किया। शर्ट्स रखते हुए उसे 2-3 शर्ट में बटन खुले हुए मिले। अपने बैग से सुई धागा निकाला और जल्दी से उसने उन बटन को सिल दिया। जाकर सोफे पर बैठ गई। तब तक रात के खाने के लिए कॉल आ चुकी थी। उसने जल्दी से युवराज को जगाकर कहा, तैयार हो जाइए डिनर के लिए, पुलावा आ चुका है। दोनों तैयार होकर डिनर के लिए निकल पड़े। तभी युवराज को दोबारा मीरा दिखी। मीरा को देखते ही उसने उसकी तरफ से अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि युवराज ने यही महसूस किया कि श्रद्धा को पता नहीं चला। पर श्रद्धा की पार की आंखें इतनी धोखा कैसे खा सकती थी। श्रद्धा ने कहा, युवराज, छोटी छोटी गलत बातों के ज़रिए हम अपने पॉइंट्स खो सकते हैं। बात क्या है आप मुझे बताइए। युवराज इस मामले में श्रद्धा की बात को अनसुना कर डिनर टेबल की तरफ बढ़ गया। श्रद्धा ने भी बात को ना छेड़ना ही उपयुक्त समझा। वो बात की तह तक जाना चाहती थी, पर कैसे सोचने लगी। युवराज सर तो उसे कुछ बताएंगे नहीं, तो फिर वो कैसे जान पाएगी कि माजरा क्या है। उसने तुरंत संजय को फ़ोन लगाया। सर, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। श्रद्धा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, बताइए क्या बात है। सर, यहाँ हमें अन्य प्रतियोगियों की तरह एक और प्रतियोगी मिला है जिससे युवराज सर अपनी आंखें चुरा रहे हैं। उससे पूछने पर भी मुझे अभी तक कुछ नहीं पता चला। मुझे लगा शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या नाम है उसका, कुछ पता चला? मीरा, मीरा देसाई। क्या? इस नाम का उच्चारण करना तो युवराज के दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है, संजय ने चौंकते हुए कहा। पर ऐसा क्यों सर? श्रद्धा काफ़ी हैरान थी। मीरा युवराज की पहली पत्नी थी। ओके सर, अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं युवराज सर से बात करती हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना श्रद्धा, उसकी पत्नी के बारे में कोई भी उससे बात करता है तो उसे लगता है मानो उसके घावों को कुरीदा जा रहा है। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं मैनेज कर लूँगी। कहते हुए श्रद्धा ने फ़ोन काट दिया। श्रद्धा ने देखा कि युवराज अपना प्लेट लिए दूर एक चेयर पर बैठा हुआ डिनर कर रहा था। श्रद्धा ने भी अपनी प्लेट सर्व की और युवराज के पास जाने लगी, पर उसने अपना रास्ता बदल लिया। वो युवराज के पास जाने के बजाय मीरा के नज़दीक पहुंची। खाना खाते हुए मीरा की तरफ देखती हुई उसने 2-3 बार मुस्कुराया। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि इंसान से अगर हंसकर बात करो तो अगला इंसान भी उसी तरह जवाब देता है। श्रद्धा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मीरा खाना खाती हुई श्रद्धा के पास आई। उसने बीच अब बातें हो रही थी। श्रद्धा मीरा की छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान रख रही थी। उसने मीरा की कई बातों को नोटिस किया। योर नेम प्लीज़, मीरा हंसते हुए बोली। हम लोगों ने बातें भी कर ली और हमें एक दूसरे का नाम भी नहीं पता। माई सेल्फ, श्रद्धा कहते हुए उसने हाथ मीरा की तरफ बढ़ाया। मीरा बोली, मुझे सभी मीरा नाम से जानते हैं। श्रद्धा हंसती हुई बोली, आज से मैं भी तुम्हें इसी नाम से जानूंगी। तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह क्यूट है। वैसे आपका पार्टनर कौन है श्रद्धा? ने मीरा से पूछा। मीरा बोली, मेरे बचपन का दोस्त अजय पाठक। श्रद्धा बोली, फिर तो आप लोग बिजनेस पार्टनर होने के साथ ये लाइफ पार्टनर भी हो। मीरा बोली, नहीं, किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। ऐसा क्यों? आपके हाथ में सब कुछ है, फिर अपना मनपसंद हमसफ़र क्यों नहीं चुन सकती? कुछ रीज़न थे श्रद्धा कि ना चाहते हुए भी मुझे एक ऐसे व्यक्ति से शादी करनी पड़ी जिसके पास अपार धन था। तो क्या अब आपका पति आपको छोड़ चुका है? श्रद्धा के जवाब में मीरा हंसती हुई बोली, उसे मैंने छोड़ दिया, गलत इल्ज़ाम लगाकर। श्रद्धा हंसती हुई बोली, लेकिन कैसे? ना मर्द का इल्ज़ाम लगाकर। जिंदगी भर अपना मुंह आईने में देख नहीं पाएगा। चला था मुझे मेरे अजय से अलग करने, अब खुद ही अपनी नज़र में गिर चुका है। कहती हुई मीरा हंसने लगी। श्रद्धा ने भी उसका साथ दिया। मीरा, आपको पता है आप बिल्कुल मेरी एक फ्रेंड जैसी हो। मुझे लगा था शायद आप मेरी फ्रेंड ही हो। बिल्कुल उसकी ट्रू कॉपी। डोंट वरी श्रद्धा, नाउ वी आर फ्रेंड्स। जब तक हमारा ये कॉम्पिटिशन है तब तक हम लोग मिलते रहेंगे। मुझे भी तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगा। मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए मैं तुम्हारी सदैव दिल से आभारी रहूँगी। कहती हुई श्रद्धा हंसने लगी और मन ही मन कह रही थी, आगे देखती चलो, मुझसे दोस्ती कितनी महंगी पड़ेगी तुम्हें। श्रद्धा ने वहीं खड़े होकर अपना खाना खत्म किया और वापस कमरे में आई। उसे अभी भी कई रहस्यों से पर्दा उठाना था। साथ ही उसे इतना भी पता था कि कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं हो सकता।
कमरे में आते ही अगले दिन से शुरू हो रही प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने लगी। उसने अपने ब्रीफकेस के साथ ही युवराज का ब्रीफकेस भी रखा। अपनी ड्रेस निकाली और उसी के साथ मैचिंग के लिए युवराज की ड्रेस भी रखने लगी। तब तक युवराज भी खाना खाकर आ चुका था। श्रद्धा को ऐसा करते देख उसको हंसी आ गई। युवराज हंसता हुआ बोला, ये क्या बचपना कर रही हो? आप अगर बुरा ना माने तो मैं कहना चाहूँगी कि ये कोई बचपना नहीं है। युवराज ने उसको छेड़ना ठीक नहीं समझा और जाकर सोफे पर लेट गया। आप चाहे तो यहीं बेड पर आकर सो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सो जाइएगा, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगी, कहते हुए अपने काम में लग गई। युवराज ने ब्रीफकेस दूसरी तरफ किया और जाकर बेड पर सो गया। अगले दिन अपने अपने प्रोजेक्ट को शो करने का दिन था। उसी के ज़रिए हर एक प्रतियोगी को मार्क्स मिलने थे। कपल में से किसी एक को आना था, दूसरा कपल अपनी जगह पर बैठा रहेगा, ये निर्देश दिए गए थे। प्रेजेंटेशन के लिए श्रद्धा आगे आई। हालांकि उससे पहले कई प्रतिभागी अपने प्रेजेंटेशन दे चुके थे और लगभग ये काम बहुत उबाऊ सा लग रहा था। कोई ऊब रहा था तो किसी की आंखें नींद के मारे भारी हो रही थी। श्रद्धा जाकर प्रेजेंटेशन के लिए खड़ी हुई तो उसने कहा, यदि आप बुरा ना माने तो मैं अपने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने से पहले कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। मेरी बताई गई बातों में से कुछ बातों के जवाब मैं आप लोगों से भी चाहूँगी, कहते हुए अपनी बात शुरू करने लगी। आज हम सभी अपने अपने घरों से यहाँ आकर उपस्थित हुए हैं। इसकी क्या ज़रूरत थी? क्यों हमारा ये प्रेजेंटेशन हमारे घर से ही अपलोड नहीं हो पाया? कुछ तो कारण रहा होगा ना। जहाँ अब तक आप सभी प्रेजेंटेशन देखते हुए ऊँग रहे थे, उन्हें लगा बात सोचने वाली है। साथ ही उन्हें इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं श्रद्धा उनसे ही कोई प्रश्न ना पूछ ले। सभी सचेत हो गए। श्रद्धा ने अपना प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया, समझाया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसने युवराज से दूरी बनाए रखी थी। सभी प्रतिभागियों की प्रेजेंटेशन पूर्ण होने के बाद मार्क्स बताए जाने थे। इसी के साथ इस संपूर्ण प्रक्रिया में आए लगभग 50 प्रतिभागियों में से सिर्फ 10 का चुनाव होना था। सभी धड़कते दिलों के साथ अपने नाम का इंतज़ार करते हुए डिनर करने लगे। डिनर के बाद ही तो नाम का चुनाव होने वाला था। अनाउंस किए गए 10 प्रतिभागियों में मीरा और श्रद्धा ने अपना नाम दर्ज करवा लिया था। श्रद्धा की खुशी का ठिकाना नहीं था। हालांकि आत्मविश्वास के कारण श्रद्धा दफ्तर में विशेष रूप से जानी जाती थी, पर यहाँ इतने लोगों के सामने उसे थोड़ी सी हिचक तो थी। नाम अनाउंस होने के साथ ही साथ बियर की बोतलें खोली गई। जिसका नाम सर्वप्रथम था वो नाम था श्रद्धा। खुशी में श्रद्धा भी बियर की बोतल खोलकर बियर पीने लगी। श्रद्धा को बियर पीते देख युवराज दौड़ता हुआ आया और उसे मना करना चाहा, लेकिन मीरा भी उसके साथ थी। युवराज नहीं चाहता था कि मीरा से उसका सामना हो। वहीं श्रद्धा एक के बाद एक दूसरे के बाद तीसरी बियर की बोतल पी चुकी थी। उसके पांव लड़खड़ाने लगे। आज श्रद्धा कहाँ किसकी सुनने वाली थी। श्रद्धा ने पहली बार बियर पीने के कारण आज वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। जैसे तैसे झूमती हुई वो अपने कमरे में आई। उसने अपने सैंडल उतारे और बिस्तर पर सोने लगी। इस तरह से उसके बियर पीने के कारण युवराज को उस पर गुस्सा आ रहा था। श्रद्धा के कमरे में आते ही सबसे पहले युवराज ने दरवाज़ा बंद किया और श्रद्धा के पास बिस्तर पर आकर बैठ गया। ये क्या पागलों जैसी हरकत थी श्रद्धा? तुम कोई बच्ची तो हो नहीं कि इतनी छोटी सी खुशी के लिए बियर पीने लग गई। मैं तभी जाकर रोक नहीं पाया, मीरा खड़ी थी वहाँ पर। अचानक युवराज के मुंह से मीरा का नाम सुनकर श्रद्धा की पूरी खुशी, पूरा नशा यूं ही उतर गया। वो उठकर बैठ गई। आज आपको बताना पड़ेगा युवराज, आखिर ये मीरा है कौन? युवराज बगले झांकने लगा। बोलो, क्या करोगी जानकर? अतीत की परछाइयाँ भविष्य के आंचल पर ना ही पड़े तो अच्छा है, कहकर सोने लगा। मुझे अतीत की परछाइयों में जाकर उस काले बादलों की उस परछाई को ही निकाल बाहर फेंकना है जो भविष्य में आंचल को ढकने की कोशिश करे, श्रद्धा ने युवराज की आंखों में देखते हुए कहा। युवराज कुछ देर तक शांत रहा, फिर बोला, मीरा मेरी पहली पत्नी थी। बहुत चाहता था मैं उसे। पिताजी के कहने पर मैंने मीरा से शादी की थी। दरअसल उसका मकसद मुझसे शादी करना नहीं बल्कि मेरे कमाए हुए पैसे थे जिनको वो अर्जित करना चाहती थी, पर शायद मेरी सजगता के चलते वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। बस इतनी सी है मेरी कहानी। अब तुम सो जाओ, कल प्रोजेक्ट के लिए आगे की कार्रवाई करनी भी थी। युवराज भी सोने लगा। प्लीज़ मुझे एक बियर और पीनी है, कहती हुई श्रद्धा जिद करने लगी। नहीं, पहले से ही तुम बहुत ज़्यादा पी चुकी हो, अब और नहीं। अब तो सो जाओ,
मुझे भी सोने दो। पर श्रद्धा तो बच्चों की तरह जिद करने पर तुली थी। या तो खुद जाकर एक बोतल लेकर आओ या मुझे जाने दो। श्रद्धा की जिद के आगे युवराज हार गया। जाकर एक बोतल लेकर आया। श्रद्धा आंखें मटकाते हुए बोली, ये हम दोनों के भविष्य के नाम, चलो 2 ग्लास लगाओ, हम दोनों पियेंगे। कहकर 2 स्टूल लेकर आई और स्टूल को बीच में कर 2 ग्लास में बियर डालने लगी। क्या बचपना है श्रद्धा, तुम अपने आपे से बाहर हो रही हो। छोड़ो ये सब और सो जाओ। ये जाम तुम्हारे गम के नाम और हमारे भविष्य के नाम। कहती हुई श्रद्धा ने पूरी ग्लास एक ही बार में पी ली। अब तो बियर का नशा उसके सर चढ़कर बोलने लगा। श्रद्धा की आंखें लाल हो चुकी थी। वो युवराज के बहुत नज़दीक आई और उसके गले में अपने दोनों हाथों को डालकर बोली, आई लव यू युवराज, दिल में हो तुम, ना जाने कब से। पता है जब से मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारा ही धुन मुझ पर सवार रहता था। मैं तुम्हें पाना चाहती थी। मैंने दफ्तर में अपना काम हमेशा इसलिए अच्छे से किया ताकि तुम मुझ पर गौर करो, लेकिन साला तुम मुझ पर कभी गौर ही नहीं करता था। आज इतनी बड़ी खुशी के मौके पर जब हम दूसरी सीढ़ी भी पार कर चुके हैं, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। कहकर उसने युवराज को गले लगा लिया। नशा तो युवराज पर भी चढ़ा हुआ था। उसने श्रद्धा को अपने से अलग करने की बहुत कोशिश की। आखिर वो भी श्रद्धा के आगोश में समा गया। दोनों की नींद अलार्म के साथ खुल गई। युवराज श्रद्धा ने एक दूसरे को देखा। श्रद्धा बोली, कल रात क्या हुआ मुझे कुछ भी ध्यान नहीं। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो। कल तुमने इतनी पी ली थी कि अपने आपे से ही बाहर होती जा रही थी। और क्या युवराज? युवराज ने कुछ नहीं कहा और फिर बोला, कुछ तो शायद गलत हुआ होगा, मुझे भी इतना ध्यान नहीं, मैं भी नशे में ही चूर था, या शायद मेरा वहम हो। कहता हुआ वॉशरूम में चला गया। श्रद्धा ने युवराज के कपड़े निकाल दिए और खुद भी ड्रेसअप होने लगी। दोनों हॉल में जाने को उत्सुक थे। पिछली रात 50 प्रतिभागियों में से केवल 10 का चुनाव होने के कारण बाकी 40 प्रतिभागी अपने घर जा चुके थे। निवेशकों ने घोषणा की कि आप लोगों को जानकर आश्चर्य हो सकता है कि अब आपको 1 महीना और रहना होगा, या शायद 2 महीने। हमारे संयोजक आने वाले हैं। वो चाहते हैं कि फाइनल निर्णय उनके आने पर ही हो। या तो आप 2 महीने बाद आए या 2 महीने तक आप लोगों की यही ट्रेनिंग चलती रहेगी, जैसा आप लोगों को उचित लगे। श्रद्धा ने कहा, यहाँ रहने पर हमें प्रोजेक्ट की कई खामियां और लाभ पता चलेंगे, हमें यहीं रहना चाहिए। युवराज ने भी श्रद्धा की बात मान ली। साथ ही संजय को भी ये संदेश भिजवा दिया। 1 महीना पूर्ण होने को था। श्रद्धा बेहद घबराहट में दिखाई दे रही थी। साथ साथ रहते हुए श्रद्धा और युवराज एक दूसरे के बेहद नज़दीक आ चुके थे और एक दूसरे को समझने भी लगे थे। श्रद्धा की परेशानी को भांपता हुआ युवराज बोला, क्या बात है श्रद्धा, कुछ परेशान सी लग रही हो। आज मैं हॉस्पिटल गई थी। कोई खास परेशानी? युवराज ने पूछा तो श्रद्धा शांत रही। युवराज उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, क्या हुआ बताओ। आई एम प्रेग्नेंट युवराज। पर कैसे? श्रद्धा सोचने की मुद्रा में चली गई। तुम्हारे उस दिन के बियर ने तुम्हें प्रेग्नेंट बना दिया, कहकर युवराज मुस्कुराता हुआ दूसरी तरफ चला गया। श्रद्धा अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर बैठी हुई सोचने लगी। इस बच्चे के आने से भविष्य के रास्ते में अड़चन हो सकती है। वही हॉल में श्रद्धा को ना पाकर युवराज उसे ढूंढता हुआ कमरे में आया। उसने देखा श्रद्धा गुस्से से बिस्तर पर बैठी हुई है। श्रद्धा के नज़दीक आकर बोला, क्या बात है? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं ख़त्म कर देना चाहती हूँ इसे। श्रद्धा, ये तुम क्या कह रही हो? मीरा ने मुझे इसीलिए छोड़ा कि मैं बाप नहीं बन सकता। मुझ पर सदैव सदैव के लिए एक ऐसा कलंक लगा दिया जिसे चाह कर भी मैं धो नहीं सकता था। पर आज सिर्फ तुम्हारे कारण, आज तुमने मुझे वो मौका दिया है कि मैं दुनिया के सामने चीख कर कह सकता हूँ कि मैं नामर्द नहीं हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इस बच्चे के जन्म के बाद ही मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। तुम जो चाहे सो करना, पर यह बच्चा मुझे चाहिए। तुम ना मत कहो। युवराज गिड़गिड़ाने लगा। पर मेरे भविष्य का क्या युवराज? तुम्हारा भविष्य मुझसे अलग नहीं है। तुम मुझसे अलग रह ही नहीं सकती। श्रद्धा, तुम होश में रहकर मुझसे एक छोटी सी बात नहीं कह पाई जो तुमने नशे में मुझसे कह दिया। क्या? वही कि तुम मुझे चाहती हो। कहो ना, चाहती हो ना तुम मुझे? श्रद्धा शांत रही। श्रद्धा, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तुमने अपने दिल में इतनी बड़ी बात छुपाए रखी। तुम मुझे चाहती हो और मैं भी कब तुम्हें चाहने लगा मुझे खुद भी पता नहीं चला। आई लव यू श्रद्धा, कहता हुआ युवराज ने उसे गले से लगा लिया। श्रद्धा ने भी आई लव यू टू बोलकर उसके पीठ पर अपने हाथ कस दिए।
चलो श्रद्धा, अब हम दोनों को ये प्रोजेक्ट जीतना है, हर हाल में जीतना है, अपने बच्चे के लिए जीतना है। कहता हुआ युवराज श्रद्धा का हाथ पकड़कर हॉल में आया। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। प्रतियोगियों ने कहा गया कि एक प्रतिभागी के बीच एक दीवार होगी। हम यह निर्णय लेने का प्रयास करेंगे कि पति पत्नी एक दूसरे को कितना जानते हैं। इस पायदान से गुजरने के बाद प्रतिभागी चौथे पायदान पर पहुंच पाएंगे। हर एक छोटी से छोटी बात उनसे पूछी जाने लगी। किसी ने अंदाजे में तो किसी ने कुछ सोच कर जवाब दे दिया। वहीं श्रद्धा और युवराज के साथ तो कुछ और ही बाँच रहा था। श्रद्धा के लिए युवराज से पूछा गया कि आप अपनी पत्नी का पसंदीदा खान पान बताइए। युवराज हंसता हुआ बोला, श्रद्धा को पनीर की सब्जी फूटी आँख नहीं सुहाती, उसे तो सादा खाना बेहद पसंद है, और यदि साथ में रायता हो तो क्या ही कहने। प्रतियोगियों के द्वारा दिए जाने वाले जवाबों का मिलान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करते हुए पहले पायदान पर श्रद्धा और युवराज थे। अब एक दूसरे को ध्यान से देखने की बारी थी। मतलब निवेशकों का मानना था कि पति पत्नी एक दूसरे का कितना ध्यान रखते हैं। श्रद्धा से पूछा गया कि आपको युवराज की कौन सी बात बुरी लगती है। श्रद्धा ने फट से जवाब दिया, युवराज अपनी चीज़ों में बेपरवाह हैं, यहाँ तक कि उनके पहने जाने वाले कपड़ों के बटन भी टूटे हुए रहते हैं। सुनते ही पूरा सभागार हंसने लगा। वही बात युवराज को बताई गई तो उसने स्वीकृति प्रदान की। उसने कहा कि जी, और अपने शर्ट के बटन को दिखाते हुए कहा, इसी वजह से ये बटन दूसरे रंग का है, ना जाने पहले वाला बटन कहाँ खो गया। गड़गड़ाहट के साथ युवराज और श्रद्धा का चयन प्रथम स्थान के लिए किया गया। मीरा ने अपना प्रतिरोध जताते हुए कहा, युवराज की शादी हो चुकी है और कानूनी रूप से मैं युवराज की पत्नी हूँ। मैं नहीं चाहती कि निवेशक गलत गोटियों पर अपनी बाजी लगाएं। निवेशकों को एक बार पुनः अपने विचार पर मंथन करना चाहिए। श्रद्धा ने कहा, मीरा मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप भी युवराज की पहली पत्नी हैं, लेकिन मैं युवराज की दूसरी पत्नी हूँ। आपने तो उसी दिन कानूनी तौर पर पत्नी होने का अधिकार खो दिया था, जिस दिन आपने युवराज पे नामर्द होने का कलंक लगाया था। मीरा बोली, मैंने कोर्ट में प्रूफ कर दिया था कि युवराज नामर्द है। श्रद्धा अपने पेट पर हाथ रखती हुई बोली, मैम, आई एम 2 months प्रेग्नेंट। विक्ट्री साइन के साथ श्रद्धा और युवराज पेपर के फ्रंट पेज पे थे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उनकी कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला था। साथ ही साथ युवराज के सुने जीवन को रंगों से भरने के लिए आज युवराज श्रद्धा का शुक्रगुजार था। श्रद्धा ने युवराज के जीवन को खुशियों से भर दिया था। श्रद्धा का साथ पाकर आज युवराज पूर्ण विश्वास से भरा हुआ था। आज उसे जीने का मकसद मिल चुका था। समाप्त।